हम पढ़ेंगे इकाई की रूपरेखा, उद्देश्य, प्रस्तावना, भारतेंदु का भक्तिपरक काव्य, श्रृंगारपरक काव्य, आधुनिक कविताएं, राजभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार और नवजागरण। साहित्य क्षेत्र में भारतेंदु के योगदान का महत्व। सारांश प्रश्न। उद्देश्य। इस पाठ्यक्रम की यह पहली इकाई है जो आधुनिक हिंदी कविता के प्रथम प्रतिनिधि कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र पर केंद्रित है। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य से परिचित हो सकेंगे, उनके काव्य की विभिन्न विशेषताओं को जान सकेंगे, उनके काव्य में राष्ट्रीय जागरण की किस प्रकार अभिव्यक्ति हुई है इसे रेखांकित कर सकेंगे। प्रस्तावना। आधुनिक हिंदी काव्य पाठ्यक्रम के पहले खंड की यह पहली इकाई है जिसमें आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 19वीं सदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। इसके कई कारण हैं। भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी की जिस कविता से हमारा परिचय होता है उसे रीति काव्य के नाम से जाना जाता है। वह अपने स्वरूप और संरचना दोनों दृष्टियों से रूढ़िबद्ध, श्रृंगारपरक और सामंत वर्ग का मनोरंजन करने वाला काव्य था। दरबारों में राजा और मनचपदारों की चाटुकारिता में स्तुति में उन्हें प्रसन्न करने, हंसाने, चमत्कृत करने और उनकी रंगरलियों को और मधुर बनाने के लिए काव्य के परंपरागत लक्षणों के आधार पर कविता का सृजन होता रहा। समाज के व्यापक भावबोध से कटी हुई इस कविता का ऐतिहासिक महत्व तो है, किंतु उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक चिंताओं के ऐसे कोई संदर्भ नहीं हैं जिनसे उस कविता का कोई महत्व स्थापित हो सके। हालांकि इस दौर में भी भक्ति, वीर, नीति काव्य की रचनाएं होती रहीं, लेकिन मुख्य धारा रीतिबद्ध कविता की ही रही। तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक स्थिति भी कोई ऐसी नहीं रही जिसमें कलाओं के उत्थान की गुंजाइश हो। यही वह समय भी है जब अंग्रेज मिशनरियां यहाँ आकर अपने पांव जमा रही थीं और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक मकसद लिए धीरे धीरे अपना राज स्थापित कर रही थी। राजाओं और नवाबों को आपस में लड़वा कर तथा जनता को हर प्रकार से लूटकर वे भारत की धन संपदा को यहाँ से ले जा रहे थे। देश को पूरी तरह असहाय और निर्धन बनाने की अंग्रेजों की साजिश के दबाव का ही विस्फोट सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के रूप में सामने आता है। सुनियोजित न होने के कारण यह विद्रोह हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन इसमें सभी वर्गों, संप्रदायों, भाषाभाषियों ने एक साथ भाग लिया था। इसके बाद देश की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथ में आ गई, जिसकी प्रधान महारानी विक्टोरिया थी। रीतिकालीन कविता के विपरीत इस आधुनिक कविता में हिंदी कविता विषय, रूप, भाव, भाषा के स्तर पर पुरानी कैंचुल उतारकर नया रूप धारण करने का प्रयास करती है। कविता दरबारों से निकलकर सीधे जनता के साथ संबंध स्थापित करती है। इन सब प्रयासों में भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अग्रणी साहित्यिक नेता की भूमिका निभाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक, निबंध, कविता आदि कई साहित्यिक विधाओं को अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हुए और पत्रकारिता द्वारा साहित्य और समाज के संबंधों को नए ढंग से समझने समझाने का प्रयास किया। एक कवि के रूप में उनका व्यक्तित्व कितना वैविध्यमय, बहुआयामी और विकसनशील रहा है, इसकी पड़ताल हम उनके काव्य के अध्ययन के माध्यम से करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 के करीब काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिनमें एक और अपनी परंपरा का सम्मान करते हुए सूरदास, घनानंद, बिहारी की परंपरा के अनुपालन में भक्ति, प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार आदि की रचनाएं हैं, तो दूसरी ओर नई परंपरा का निर्माण करते हुए अपने समय और युग के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाली कविताएं भी हैं। पारंपरिक कविताओं में भी परंपरा का अनुकरण नहीं है,
अपितु उसे भी समयानुसार बदलने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। भारतेंदु के समय गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग थी। गद्य जहाँ खड़ी बोली में लिखा जाने लगा, वहाँ पद्य की भाषा एकांशतः ब्रज ही थी। भारतेंदु की काव्य भाषा, काव्य रूप पर विस्तार से चर्चा हम इस खंड की अगली इकाई में करेंगे। आइए देखें कि भारतेंदु का काव्य अपने समय और समाज का कैसे और किस रूप में साक्षात्कार कराता है। भारतेंदु का भक्तिपर काव्य। भारतेंदु की कविताओं का एक बड़ा अंश भक्तिपर कविताओं का है। भारतेंदु ने काव्य की जिस सुदृढ़ परंपरा को विरासत में हासिल किया, उसमें विशाल भक्ति काव्य शामिल है। भक्ति साहित्य की इस परंपरा के साथ ही लोक साहित्य और संगीत की परंपरा से भी वे बखूबी परिचित थे। किंतु उनका तत्कालीन इतिहास इस बात का भी गवाह था कि रीतिकाल के रूप में साहित्य और समाज का रिश्ता दम तोड़ रहा था। सामंती परिवार, वैष्णव संस्कार और साहित्य सृजन की पारिवारिक परंपरा का भी उन पर प्रभाव था। इसलिए अपने छोटे से जीवन काल में उनकी काव्य रचना का आरंभिक हिस्सा धार्मिक कविताओं के रूप में परंपरा पालन करते हुए सामने आता है। यद्यपि उनकी कविताएं भी राष्ट्रीय जागरण की मूल प्रवृत्ति से किसी न किसी रूप में प्रभावित नजर आती हैं। भारतेंदु की भक्तिपरक कविताओं को जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनकी कुछ कविताएं तो ईश्वर का गुणगान करने, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करने, धर्म की दार्शनिक मान्यताओं को नकारने या पुष्ट करने वाली कविताएं हैं। जैसे भक्त सर्वस्व 1870 ईस्वी, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रति भक्ति भाव की निंदा करते हुए पुराणों के अनुसार उनके चरण चिन्हों का वर्णन है। वैशाख महात्म्य 1872 ईस्वी, जिसमें वैशाख महीने के स्नान की महिमा का वर्णन है। या देवी छद्म लीला 1873 ईस्वी, प्रेम मालिका 1871 ईस्वी, प्रातः स्मरण मंगल पाठ 1873 ईस्वी, अन्य प्रलाप 1873 ईस्वी, रानी छद्म लीला 1874 ईस्वी आदि कविताओं में राधा कृष्ण के प्रेम के महत्व का, ईश्वर के प्रति निवेदन का, राधा कृष्ण के मिलन का वर्णन किया गया है। इनमें और ऐसी ही अन्य कविताओं में एक प्रकार से भक्ति आंदोलन की सगुणवादी परंपरा का ही अनुकरण दिखाई देता है। इन रचनाओं में भारतेंदु पारिवारिक संस्कारों और अपने मत के अनुसार स्वयं को श्रवण भक्ति के पक्ष में खड़ा करते हैं। 19वीं शताब्दी में बंगाल से सामाजिक धार्मिक नवजागरण की जो लहर उठी, उससे धार्मिक काव्य परंपरा के अनुपालन पर कई प्रश्न लग गए। धार्मिक सामाजिक सुधारवादी आंदोलन धर्म की रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, धर्म द्वारा निर्देशित या प्रेरित सामाजिक कुरीतियों का जोरदार खंडन करके समाज सुधार पर बल देने का कार्य कर रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर भी इनका काफी गहरा प्रभाव था। अपनी अनेक यात्राओं में बंगाल के इन समाज सुधारक नेताओं में से काफी के साथ भारतेंदु का व्यक्तिगत परिचय, दोस्ती और संपर्क भी रहा और अपनी मान्यताओं का विरोध करने वाली मान्यताओं के खिलाफ भी उन्होंने जोरदार कविताएं लिखी। कुछ मान्यताओं को उन्होंने तर्क की कसौटी पर परखकर बदला भी। जैसे सगुण भक्ति के समर्थक होते हुए अद्वैतवाद का दर्शन भारतेंदु के गले से नीचे नहीं उतर पाया। अहम ब्रह्म सब मूर्ख भाखें, ज्ञान जरूर गरूर बढ़ाए, तनिक चोट के लगत उठत हैं, रोय रोय करे हाय। जो तुम ब्रह्म चोट कह लागी, रोय तजो क्यों प्राण, हरिचंद हासी नहीं है, करनो ज्ञान विधान। जो पै सबे ब्रह्म ही होय, तो तुम जोरू जननी मानो, एक भाव सो दोए ब्रह्म, ब्रह्म कहि काज न सरनो, वृथा मरो क्यों रोए, हरिचंद इन बातन सो, नहीं ब्रह्म ही पैस कोय। इसी प्रकार अद्वैतवादियों की इस मान्यता का भी वे खंडन करते हैं कि जगत माया है, मिथ्या है। जहाँ अगर झूठा है तो फिर मतवालों को क्या है काम, फिर मजहब में भला क्यों करता है हर शख्स कलाम। वेद वगैरह भी तो जहाँ में है, फिर क्या है इनसे काम, इनके सिवा भी कहोगे जो कुछ, सब झूठ है मुदाम। खुद झूठा जो होगा उसका कहना भी है सब, सब है झूठा। स्वामी दयानंद
एवं उनके आर्य समाज द्वारा मूर्ति पूजा ईश्वर के गुण सगुण रूप का विरोध उन्हें नहीं जचता था, किंतु उनके सामाजिक सुधारों का वे समर्थन करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म समाज की धार्मिक मान्यताओं मूर्ति पूजा का विरोध के यदि वे विरोधी थे, तो उनकी सामाजिक सुधार की मान्यताओं ईश्वर जीव की भिन्नता बलि प्रथा का विरोध वेदों को अप्रामाणिक मानना ईश्वरजन्य नहीं मानना के पक्षधर भी थे। ब्रह्म समाज के सामाजिक आंदोलन के भी वे पक्षधर थे। विधवा विवाह, विदेश गमन, अंतरजातीय विवाह आदि को इन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इनके अलावा भारतेंदु की विभिन्न धर्मों के बारे में लिखी हुई कविताएं हैं, जो जैन, सिख, इस्लाम आदि धर्मों के महत्व को स्वीकार करती हैं। कुल मिलाकर देखें तो भारतेंदु इन कविताओं में देश और समाज की संपूर्ण उन्नति के लिए चिंतित और प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि एक बार वे जैन मंदिर में चले गए तो समाज ने उन्हें नास्तिक करार दिया। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप यह रचना लिखी गई। बात को मुँह रखी यह मानो, हाथी मारे तो नहीं नहीं, जिन मंदिर में जानो, जग में तेरे बिना और है दूजो कौन ठिकानो। इसी प्रकार गुरु नानक के बारे में उन्होंने कहा, बाबा नानक हरि नाम दे, पंचन दहें उद्धार किए, जग ऊंच नीच जन करी कृपा, एक भाव अपनाए लिए। कुरान का उन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया और मुसलमानों के प्रति उन्होंने कहा, फिर जादी बीबी रास्ती पद रजनित सिरधारिये, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। सभी धार्मिक मतांतरों को आलोचनात्मक दृष्टि से परखने के बाद वे इसी नतीजे पर पहुंचे कि सभी धर्म की मूल दृष्टि एक ही है। मतांतरों पर झगड़ने से कोई लाभ नहीं है और सभी को अपने मतों को मानते हुए दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। खंडन जग में काको कीजिए, सब मत अपने ही तो हैं, इनको कहा उत्तर दीजिए। इसलिए उन्होंने एक ऐसे मार्ग की कल्पना की जिसमें आडंबर रहित ईश्वर भक्ति का मार्ग सभी के लिए सुलभ हो सके। प्यारों पे ये केवल प्रेम में, ना ही ज्ञान में, ना ही ध्यान में, ना ही कर्म कुल नेम में, ना ही भारत में, ना ही रामायण में, ना ही मनु में, ना ही वेद में, ना ही झगड़े में, ना ही युक्ति में, ना ही मतन के भेद में, ना ही मंदिर में, ना ही पूजा में, ना ही घंटा की घोर में, हरिचंद वह बंध्यो डोलत एक प्रीति के डोर में। इस प्रकार आप देखेंगे कि भारतेंदु की धार्मिक कविताएं धार्मिक काव्य की परंपरा को धार्मिक समन्वयवाद या धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की ओर विकसित करने का प्रयास करती हैं। श्रृंगार परक काव्य परंपरा का अनुपालन करते हुए भारतेंदु ने प्रकृति सौंदर्य, प्रेम सौंदर्य एवं श्रृंगारिक रचनाएं भी लिखी हैं। भक्ति के क्षेत्र में सूर और श्रृंगार के क्षेत्र में बिहारी उनके प्रिय कवि रहे हैं। बारहमासा, होली आदि पर भी भारतेंदु की कविताएं हैं, लेकिन रीतिबद्ध कवियों की भांति उनकी प्रेम, सौंदर्य एवं श्रृंगार परक कविताएं किन्हीं राजा दरबार या मनसबदारों की चाकरी में नहीं लिखी गईं। उनकी ऐसी कविताओं की संख्या भी अधिक नहीं है। प्रेम सरोवर 1873 ईस्वी, प्रेमाश्रु वर्णन 1873 ईस्वी, देवी छदम लीला 1873 ईस्वी, बसंत होली 1874 ईस्वी तथा प्रेम तरंग 1877 ईस्वी आदि उनकी ये रचनाएं ही इस श्रेणी में आती हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसी कविताओं में भारतेंदु हाथ आजमाइश जरूर करते हैं, किंतु उनकी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति यहाँ भी सक्रिय दिखती है। व्यक्तिगत जीवन में प्रेम के अतुल अनुभव ऐसी कविताओं की प्रेरणा रहे हों तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। रीतिकालीन कविता की परंपरा से विचलन के संकेत ऐसी कविताओं में लक्षित किए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यही है कि भारतेंदु इन कविताओं में भी पूरे स्वच्छंद, मस्त एवं लोकजन से नाता जोड़ने के प्रयास में रत दिखाई देते हैं। रीति मुक्त कवि घनानंद के
कठिन प्रेम मार्ग, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है की तरह भारतेंदु का प्रेम सरोवर भी बहुत गहरा है। इस रचना में प्रेम मार्ग की कठिनाइयाँ, प्रेम की परिभाषा और जीवन में उसके सार का भारतेंदु सुलक्षण ढंग से निरूपण करते हैं। प्रेम सरोवर की यह तीर्थ विधि प्रमाण, लोक वेद को प्रथम ही देव तिलांजलि दान, अति सूक्ष्म कोमल अति अति पत्रो अति दूर, प्रेम कठिन सब से सदा नित्य एक रस भरपूर। इसी प्रकार पावस ऋतु के जीवंत चित्रण की पृष्ठभूमि में भारतेंदु राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का, उनके विरह मिलन का चित्रण करते हैं। ऐसा चित्रण रीतिकाल में खूब मिलता है। इस दृष्टि से इसमें कोई नवीनता चाहे ना हो, किंतु ऐसे चित्रण में भी भारतेंदु की संवेदनशीलता छिपी नहीं रहती। चाहे पावस ऋतु के विभिन्न चित्रण हो, या राधा की स्मृति में कृष्ण से मिलन का चित्रण हो, या विरह का। बात बिनु करत पिया बदनाम, कौन हेतु वह लाज हरै, मम बिना बात बेकाम। आजु गई हों प्रात जमुन तट, आयो है तहाँ घनश्याम। पकड़ मोहिल जल बीच हलोर्यो, तोर्यो कर को दाम। लरिक कंकन को दियो खरौटा, मेरे मुख सुन वाम। हरि चंद जाते जामे, सब छिपै न प्रीति मुदाम। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतेंदु परंपरा से कन्नी काटकर आगे बढ़ना नहीं चाहते, बल्कि उसे अपनाकर उसमें से अच्छा बुरा पहचान कर ही वह अपने समय से ही जुड़ना चाहते हैं। इनकी सभी रचनाओं को इसी संदर्भ में देखा परखा जाना चाहिए। उनकी प्रेम तरंग 1877 ईस्वी रचना इस प्रक्रिया का बेहतर उदाहरण है। इसमें प्रणय भावना की व्यंजना है, किंतु एक और तो भारतेंदु राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, उर्दू आदि भाषाओं का खुलकर प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर लोक संगीत की दुनिया की विभिन्न राग रागिनियों को आधार बनाकर प्रणय की अभिव्यंजना करते हैं। यह खुलापन, मुक्ति का यह एहसास, लोक को परंपरागत काव्य में मिलाना, विभिन्न भाषाओं के प्रयोग इसी ओर इंगित करते हैं कि भारतेंदु अपने समय के दबावों को न केवल महसूस कर रहे थे, बल्कि उसे किस तरह वाणी दी जाए, परंपरा को कैसे लोकतंत्र लोकमन से जोड़ा जाए, काव्य की कौन सी दिशा निर्धारित की जाए, इस ओर भी सचेत रूप से सक्रिय थे। आधुनिक कविताएं, राजभक्ति। आधुनिक कविताओं में भारतेंदु की उन सभी कविताओं को लिया जा सकता है जो उन्होंने ब्रिटिश शासनाध्यक्षों, ब्रिटिश राज और देशभक्ति के बारे में लिखी हैं। भारतेंदु ने प्रथम कविता महारानी विक्टोरिया के प्रति एल्बर्ट की मृत्यु पर 1861 ईस्वी में लिखकर उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। इसी प्रकार महारानी के द्वितीय पुत्र ड्यूक ऑफ एडिनबरा के 1869 ईस्वी में भारत आगमन पर भी श्री राजकुमार को स्वागत पत्र लिखकर भारतेंदु अपना हर्ष प्रकट करते हैं। जाके दरस हित सदा नैना, मरत पियासा, सो मुख चंद बिलो की हैं, पूरी सो मन आस। नैन बिछाए आप हित, आभव या मग होए, कमल पावड़े ये किए, अति कोमल पद जोए। 1870 ईस्वी में मेज ड्यूक ऑफ एडिनबरा के बनारस आने पर और 1871 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स के बीमार पड़ने पर, 1874 में प्रिंस के रूस की राजकुमारी के साथ विवाह होने पर तथा 1875 में भारत आने पर भारतेंदु ने उनके सम्मान में कविताएं लिखी हैं। स्वागत स्वागत धन्य तुम, भावी राज धीराज, भई सनाथा भूमि यह, परथ चरण तुम आज। राजकुंवर आओ इते, दर्शाओ मुक्षन, बरसाओ हम पर सुधा, बाढ़्यो परम आनंद। यही नहीं, प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत का दुख जानने के लिए आया हुआ मानकर वह उनके सामने भारत की पीड़ा को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। भरे नेत्र अश्रुन जलधारा, लय उल्लास यह वचन उचारा,
क्यों आवत इत नृपति कुमारा, भारत में छायो अंधियारा। तिनको सब दुख कुंवर छुड़ावो, दासी की सब आस पुरावो। ब्रिटिश सिंह के बदन कराला, लखीं सगत भय भीत भुआला। भारतेंदु की ऐसी कविताओं के आधार पर उन पर ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहने का आरोप भी लगाया जाता रहा है, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह प्रश्न करते हैं, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत व्यवहार के स्तर पर अंग्रेजों से कभी बिगाड़ नहीं किया और उनका अनेक अवसरों पर सत्कार किया, तो 19वीं शताब्दी के एक राजभक्त परिवार के सदस्य से यह आशा क्यों करनी चाहिए कि वह उपनिवेशवाद विरोधी वैचारिक संघर्ष में सभी अंग्रेजों को एक ही नज़र से देखेगा और उनसे मानवीय रिश्ते तोड़ लेगा। भारतेंदु और भारतीय नवजागरण पृष्ठ 27। लेकिन मूल सवाल यह है भी नहीं है मूल सवाल यह है कि 1857 के राष्ट्रीय संग्राम होने के बावजूद भारतेंदु महारानी विक्टोरिया के प्रति और ब्रिटिश लॉर्ड आदि के प्रति सहानुभूति सम्मान प्रदर्शन क्यों करते रहे। इसका जवाब 1857 से पूर्व अंग्रेजी राज और 1857 के बाद के अंग्रेजी राज के फर्क को रेखांकित करने पर मिल सकता है। 1857 से पूर्व अंग्रेजों की नीति भारत को सिर्फ लूटने खसूटने की रही थी। उनकी निगाह में सभी शोषण के पात्र थे। जमींदार, नवाब, किसान, स्त्री, पुरुष, सभी समुदाय के लोगों में उनके लिए कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन राष्ट्रीय संग्राम के बाद ब्रिटिश हुकूमत के आते ही अंग्रेजों की नीति में गहरा अंतर आ गया। 1858 के अपने घोषणा पत्र में महारानी जी ने जो लंबे चौड़े वायदे किए थे, उन्हें पढ़कर कोई यह नहीं कह सकता था कि ब्रिटिश राज यहाँ लूट खसूट के मकसद से पांव जमा रहा है। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया था कि हमारी यह इच्छा है कि जहाँ तक संभव हो सके बिना किसी जाति धर्म विभेद के हमारी प्रजा नौकरी के उन पदों पर नियुक्त हो सके जिनके पालन की योग्यता उनमें अपनी शिक्षा, योग्यता और ईमानदारी के कारण आधुनिक भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से उद्धृत पृष्ठ 521। महारानी ने भारतीयों के धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप न करने का भी आश्वासन दिया था। संभवतः यही कारण है कि भारतेंदु महारानी विक्टोरिया के प्रति इतना सम्मान प्रदर्शित करते हैं और भारत के कल्याण की उससे अपेक्षा करते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उस समय तक देश की राजनीतिक हालत ऐसी हो चुकी थी कि नवाब, राजाओं, सामंतदारों की आलसी शोषणपरक प्रवृत्तियों से प्रजा बेहाल थी। सामाजिक बुराइयों, धार्मिक अंधविश्वासों से समाज पतन की ओर अग्रसर था। ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ज्ञान, विज्ञान, नई तकनीक, नए प्रशासन की तरकीबें और स्वच्छ प्रशासन के आश्वासन निश्चय ही मन को लुभाने वाले थे। भारतेंदु ने लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869, लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 के प्रति लेख एवं कविताएं लिखकर जो अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की है वह अकारक नहीं थी। लॉर्ड लॉरेंस ने देश की आर्थिक उन्नति के लिए बहुत कुछ किया। किसान के हितों की सुरक्षा के लिए 1868 ईस्वी में पंजाब टेनेंसी एक्ट और अवध टेनेंसी एक्ट पास करवाया, जिससे इतिहासकारों ने भी लाभकारी एवं परोपकारी विधान माना है। यह बात दीगर है कि ब्रिटिश सत्ता के सभी सुधार अपने पैर जमाने की चालबाज तरकीबों का ही एक दिखावटी हिस्सा थे। लॉर्ड मेयो ने भी अपने अल्प शासन में देशी राजाओं और प्रजा का आदर्श अर्जित करने के लिए अनेक कदम उठाए। सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार मिटाने की व्यवस्था भी मेयो ने की थी। लॉर्ड रिपन ने अपने शासनकाल के दौरान सुधार के जितने कार्य किए उन्हीं के कारण उन्हें इतनी प्रशंसा मिली। भारतेंदु ने रिपनाष्टक लिखकर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जय जय रिपन उदार, जयति भारत हितकारी, जयत सत्य पथ पथिक, जयत जन शोक विदारी, जय मुद्रा स्वाधीन करण, सालम दुख नाशन,
भृत्य वृत्ति पर प्रद जय पीड़ित जन दया प्रकाशन। भारतेंदु लॉर्ड रिपन और पूर्ववर्ती सभी लॉर्ड शासकों में अंतर करते हैं और बताते हैं कि क्यों रिपन सभी लॉर्डों से अधिक सम्मानीय, प्रसिद्ध और प्रशंसनीय हैं। जद्यपि बाहुबल क्लाइव जीत्यो सगरो भारत, जद्यपि और लाट नहूं को जन नाम उचारत, जद्यपि हेस्टिंग्स आदि साथ धन ले गए भारी, जद्यपि लिटन तरबार कियो सजे बड़ी तैयारी, पै हम हिंदुन के हिये की भक्ति न काहू संग गई, सो केवल तुम्हारे संग रिपन छाया की साथिन भई। ध्यान देने की बात है कि भारतेंदु अंधराज भक्त नहीं थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स लॉर्ड लिटन के प्रति उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियां इस बात की गवाह हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा धन लूट कर ले जाना, लॉर्ड लिटन के शासन के दौरान 50 लाख से भी अधिक लोगों की अकाल में मृत्यु होना, उसके प्रशासन की अनेक त्रुटियों की भारतेंदु ने कटु आलोचना की है। स्ट्रेची डिजरायली लिटन चितय नीति के जाल, फांस भारत जर्जर भयो काबुल युद्ध अकाल, सुजस मिले अंग्रेज को होए रूस की रोक, बढ़े ब्रिटिश वाणिज्य पे हमको केवल शौक। 1858 से 1881 तक, यानी कि लॉर्ड रिपन के शासन शुरू होने तक भारतेंदु की राजनीतिक समझ इस प्रकार की थी कि वे जनता के दुखों, पीड़ाओं, बदहाली आदि को कभी प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा, कभी लॉर्ड के द्वारा, कभी महारानी तक पहुंचाने का अनुनय विनय करते रहे और महारानी को जनता का हितरक्षक मानते रहे। डॉक्टर शिवकुमार मिश्र के शब्दों में, जहाँ तक भारतेंदु की राष्ट्रभक्ति का सवाल है, वह भी काफ़ी अरसे तक ऐसी राष्ट्रभक्ति है जिसमें देश दशा के प्रति पीड़ा, देशवासियों की दुर्गति पर क्षोभ और अवसाद, देशोद्धार की वास्तविक चिंता, देश के रूढ़ि जर्जर स्वरूप पर खेद और आक्रोश, अपनी परंपरा पर गर्व, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को पाने की ललक तथा प्रगति के नए रास्तों पर देश को ले जाने की चिंता, पराधीनता तथा आर्थिक शोषण से उसकी मुक्ति की प्रबल आकांक्षा और उसके लिए किए गए प्रयास आदि तो हैं, परंतु यह सब राज राजेश्वरी के संरक्षण में हो सकेगा, इस बात का भोला विश्वास भी है। भारतेंदु और भारतीय नवजागरण बाद में उपनिवेशी साम्राज्यवाद की सुधारवादी नीति की कलही उनके सामने उतरती गई। वे इस बात को समझ गए कि साम्राज्यवाद सामंतवाद के साथ हाथ मिलाकर वही पुराना लूट खसूट का खेल खेल रहा है और जनता की वास्तविक तकलीफों को दूर करने का उसका इरादा पाक साफ नहीं है। वे यह भी देख रहे थे कि अंग्रेजी सत्ता ने जनता और अपने बीच ऐसे लोगों की एक जमात को प्रश्रय देकर खरीद लिया है जो अंग्रेजी सत्ता के न्यायिक होने का बिगुल बजाती रहे और बदले में लूट का एक हिस्सा हासिल करती रहे। इसलिए 1881 में रचित उनकी कविता विजय वल्लरी और 1884 में रचित विजयिनी विजय वैजयंती में भारत के कुछ कष्टों का तो खूब वर्णन है, किंतु कहीं पर भी महारानी तक इन दुखों को पहुंचाने का आह्वान नहीं है। विजय वल्लरी अफगान युद्ध समाप्त होने पर और विजयिनी विजय वैजयंती मिस्र विजय के बाद लिखी गई, लेकिन दोनों कविताओं का मूल लक्ष्य राजभक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि राजभक्ति को औजार बनाकर अंग्रेजों के शोषण अत्याचार को उद्घाटित करना तथा वीरतापूर्ण भारतीय संघर्ष की ऐतिहासिक परंपरा को उजागर करते हुए अंडरग्राउंड रूप से भारतवासियों को ललकाना है। ये वस्तुतः औपनिवेशिक सुधारवाद से मोहभंग की कविताएं हैं। भारतेंदु और भारतीय नवजागरण डॉक्टर शंभुनाथ विजय वल्लरी में भारतेंदु ने अफगान युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता पर हर्ष व्यक्त किया है, किंतु ऐसे युद्ध अंग्रेज क्यों लड़ते हैं, इससे किसे लाभ होता है, इसका भी स्पष्टीकरण वे देते हैं। ये तो सबुजत व्यर्थ सब, यह रोटी उत्पात,
भारत कोश विनाश को ही अति अकुलात। ईत भीत दुष्काल सो पीड़ित कर को सो, ताहू पे धन नाश की यह बिनु काज कुयोग। स्ट्रेची डिजरेली लिटन चितय नीति के जाल, फांसी भारत जर्जर भयो काबुल युद्ध काल। भारतेंदु की यही बदली हुई समझ नए जमाने की मुकरी में दिखाई देती है, जिसकी रचना उन्होंने 1884 में की थी। भीतर भीतर सब रस से हंसे अचकेतन मन धन मुँह से, जाहिर वातन में अति तेज क्यों सगी सज्जन नहीं अंग्रेज। उपनिवेशी सुधारवाद की पोल इस मुकरी में पूरी तरह खुलकर सामने आ जाती है। अंग्रेज जब लड़ाई झगड़े से नहीं, हंसकर चालबाजियां करके लूटने में लगे हैं। राष्ट्रीय चेतना। इसी प्रकार विजयनी विजय वैजयंती कविता को लिया जा सकता है, तो मिस्र विजय के उपलक्ष्य में है, किंतु प्रकारांतर से औपनिवेशिक अंग्रेजी राज की चालबाजियों, झूठे आश्वासनों को दंगा करती चलती है। मिस्र विजय का अभिनंदन करते करते अचानक भारत का ऐतिहासिक गौरव, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की याद और भारत की वर्तमान दुर्दशा का वे वर्णन करने लगते हैं। वे अब कोई ऐसा मौका नहीं खोना चाहते जिसमें भारत की वास्तविक स्थिति, इसके लिए जिम्मेवारी आदि प्रश्नों को सामने न लाएं। मिस्र विजय का विजयोत्सव मनाने के लिए बनारस इंस्टीट्यूट की एक विशेष सभा 22 सितंबर 1882 को बनारस के टाउन हॉल में हुई थी। वहीं भरी सभा में भारतेंदु ने एक कविता का पाठ किया था। इस कविता में भारतेंदु ने अपनी समझ इस प्रकार व्यक्त की थी। जो भारत जग में रहो सबसों उत्तम देश, ताही भारत में रहो अब नहीं सुख को लेस। अर्थात अंग्रेज राज या ब्रिटिश राज में भारत की यह हालत हो गई है कि सुख का लेस मात्र भी नहीं बचा। हाय सोए भारत भूमि भई सब भांति दुखारी, रहो न एको वीर सहस्रन कोस मझारी। होत सिंह को नाद जौन भारत बन माझी, ताह अब ससक सियार स्वान खर आधि लखाई। जह झूसी उज्जैन अवध कन्नौज रहे और, तह अब रोवत सिवा चहु दिस लखियत खंडहर। इसी कविता में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भारतेंदु अपनी समझ का भी परिचय देते हैं। 1857 को 1857 के संग्राम के बारे में भारतेंदु ने इससे पहले कोई टिप्पणी नहीं की थी। कठिन सिपाही द्रोह अनल जाजल बल नासी, जिन भय सिर न हिलाए सकत कहूँ भारतवासी। सिपाही विद्रोह को भारतेंदु गलत नहीं कठिन मानते हैं। इस बारे में डॉक्टर शंभुनाथ टिप्पणी करते हैं। इन पंक्तियों को लगता है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने समय के औपनिवेशिक आतंकवाद को पूरी तरह जीकर लिखा है। उन्होंने सिपाही द्रोह को गलत नहीं माना, बल्कि बतलाया कि यह कितना कठिन काम था। इसके प्रतिशोध में अंग्रेजी सेना ने देश के जनबल का इतनी निर्ममता से नाश किया कि अब भय से भारतवासी कहीं सिर नहीं उठा सकते। भारतेंदु कार्ल मार्क्स के समकालीन थे। 1857 के प्रति उनका नजरिया भी क्रांतिकारी था। मार्क्स ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय कहकर मर्यादा दी, भारतेंदु ने कठिन कहकर दी। भारतेंदु भारतीय नवजागरण पृष्ठ 20। देश की तत्कालीन दुर्दशा का भी भारतेंदु ने यथार्थ चित्रण किया है, साथ ही उसके कारणों का खुलासा भी वे करते चलते हैं। अतीत के वर्णन के साथ वे भी बताते चलते हैं कि उनका इतिहास कितना गौरवशाली था। प्रबोधिनी कविता में उन्होंने लिखा, गयो राज धन तेज रोष बल ज्ञान नसाई, बुद्धि वीरता श्री उत्साह सूरता बिलाई। आलस कायर पनो निरुद्यम ता अवछाई, रही मूर्ता बैर परस्पर कलह लड़ाई। सीखत को न कला उदर भरी जीवत केवल, पशु समान सब अन्न खात पियत गंगा जल।
धन विदेश चली जात तऊ, जिय होत न चंचल। जड़ समान हुए रहत अकिल, हत रचीन सकल कल। जीवत विदेश की वस्तु लय, ता बिन कछु नहीं कर सकत। देशवासियों ने राजपाट, धन के साथ साथ ज्ञान और शक्ति भी खो दी है। बुद्धि, वीरता, उत्साह, समृद्धि की सूरत दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। आलस, कायरपन का ही साम्राज्य चहुं ओर दिखाई दे पड़ता है। मूर्खता, दुश्मनी, आपसी फूट में देश डूबा हुआ है। देशवासी कोई कला नहीं सीखते, पशुओं की भांति केवल उदरपूर्ति में लगे रहते हैं। सारा धन विदेश जा रहा है और किसी को कोई चिंता नहीं है। विदेशी माल इस्तेमाल किए बिना मानो इनका कोई काम ही नहीं हो सकता। भारतेंदु की नज़र में भारत की ऐसी दशा का सबसे बड़ा कारण आक्रमणकारी अंग्रेज हैं और दूसरा कारण जनता की रूढ़िवादिता, धर्मांधता और सामाजिक रूढ़ियाँ हैं। तीसरा कारण आलस्य, अपव्यय, झूठी शान शौकत और चौथा कारण है उनकी कायर प्रवृत्ति। देशवासियों को ये कारण बताकर अपनी कविताओं में वे उन्हें फटकार भी लगाते हैं और सुधरने का आह्वान भी करते हैं। देश की उन्नति के लिए सब कुछ भूलकर, ऊंच नीच जाति छोड़कर एक होने की प्रेरणा भी देते हैं। भारत की तात्कालिक दुर्दशा का भी भारतेंदु ने खुलकर अपनी कविताओं में यथार्थ चित्रण किया है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो ब्रिटिश राज पर विश्वास से आरंभ करके भारतेंदु की राजनीतिक समझ, औपनिवेशिक सुधारवाद, साम्राज्यवाद और सामंतवाद की चालाकियों को समझने में और उन्हें नंगा करने में सक्रिय हुई है। इसलिए भारतेंदु की कविताएं यदि एक और राजभक्ति का भ्रम पैदा करती हैं तो दूसरे ही क्षण देश की दुर्दशा के कारणों का खुलासा करते हुए राष्ट्रीय एकता के लिए जनता को एकजुट होने का आह्वान भी करती हैं। समाज सुधार और नवजागरण। पश्चिमी सभ्यता के साथ पहले संपर्क में आने के कारण पश्चिमी बंगाल में नए विचारों का प्रादुर्भाव भी पहले ही हो गया। मध्यकालीन भारतीय समाज की रूढ़िवादिता, संकीर्णता, अंधविश्वासी चेतना को पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के आलोक में झोर कर जगाने का काम बंगाल में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद सरीखे विद्वानों ने अपने हाथ में लिया था। 1828 ईस्वी में ही बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हो चुकी थी। बाल विवाह पर रोक, विधवा विवाह की अनुमति, नारी शिक्षा, अंधविश्वासों का नकार आदि सामाजिक क्रांति के स्वर वहाँ गूंजने लगे थे। भारतेंदु यात्रा के शौकीन थे। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने देश के विभिन्न भागों की अनेकों यात्राएं की। बंगाल की यात्राओं का लाभ उन्हें वहाँ समाज सुधार की प्रगति देखकर मिला, जिसका खुले मन से स्वीकार कर हिंदी प्रदेश में वे यह ज्योति ले आए और खुलकर सामाजिक सुधारों का झंडा उठा लिया। अपनी स्वतंत्र कविताओं के अलावा नाटकों के लिए लिखी गई कविताओं में भी समाज सुधार के उनके विचार अभिव्यक्त हुए हैं। सामंती संस्कारों के चलते भारतेंदु स्वयं रसिक मिजाज के थे। उनकी 2 प्रेमिकाएं थीं, किंतु नारी के प्रति उनके दृष्टिकोण में बंगाल के नवजागरण मूलक सुधारक आंदोलनों का व्यापक प्रभाव था। वे नारी शिक्षा के हिमायती थे, वैश्यागमन के खिलाफ थे, नारी को पुरुष के बराबर मानने के पक्षधर थे। स्त्री प्रयोगी पत्रिका बाला बोधिनी का प्रकाशन भी उन्होंने शुरू किया था, जिसके मुख पृष्ठ पर लिखा रहता था, जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, या में कसूं विभक्ति। भारतेंदु ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भी संपर्क में आए थे, जिन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में पौराणिक ग्रंथों से काफ़ी सबूत जुटाए थे। भारतेंदु स्वयं विधवा विवाह के समर्थक हो गए थे। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति में बंगाली पात्र द्वारा उच्चरित यह श्लोक विद्यासागर से ही प्रेरित था। नष्टे मृते प्रवजति क्लीवे च पतिते पतौ पंच स्वायत्सु नारीणाम पतिरुयो विधीयते। अर्थात पति के नष्ट हो जाने, मर जाने, लापता हो जाने, नपुंसक हो जाने और पतित हो जाने पर
इन 5 प्रकार की विपत्तियों में पड़ी स्त्रियों के लिए दूसरे पति का विधान है। नए जमाने की मुकरी में भी भारतेंदु विद्यासागर की प्रशंसा करते हैं। सुंदर बानी कहे समझावे, विधवा गमन सो नेह बढ़ावे। दया निधान परम गुण आगर, सखी सज्जन नहीं विद्यासागर। इसी प्रकार भारत दुर्दशा में एक पात्र द्वारा भारतेंदु कहलवाते हैं कि धर्म ने समाज की दुर्दशा कैसे की है। रचे बहुविध के वाक्य पुराणन माहे घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मति प्रगटी चलाए। जाति अनेकन करी नीच अर ऊंच बनायो, खान पान संबंध सबन सो बरज छुड़ायो। जन्म पत्र विधि मिले ब्याह, नहीं होन देत अब बालकपन में ब्याह। प्रीति बल नाश कियो सब, करी कुरान के बहुत ब्याह बल बीरज मार्यो। विधवा ब्याह निषेध कियो, व्यभिचार प्रचार्यो। रोक विलायत गमन कूप मंडूक बनायो, औरन को संसर्ग छुड़ाई प्रचार घटायो। बहुदेवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई, ईश्वर सो सब मुख किए हिंदू घबराई। छुआछूत बाल विवाह, जन्मपत्री देकर विवाह करना, विदेश गमन पर रोक, मूर्ति पूजा आदि ढकोसले अंधविश्वासों का भारतेंदु खुलकर विरोध करते हैं, जिन्होंने समाज को रूढ़िवादी बनाकर पतन में ढकेल दिया है। समाज की रूढ़िवादिता का विरोध करते हुए भारतेंदु शिक्षा और अपनी भाषा के प्रति उदासीनता के लिए भी चिंता व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी का मकसद अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ऐसे लोगों की जमात खड़ी करना था जो प्रशासन में उन्हें सहयोग दे सकें। इस संदर्भ में मिशनरियों द्वारा स्थापित स्कूल, लॉर्ड बेंटिंग, मैटकॉफ, राजा राम मोहन राय इत्यादि के समर्थन के बाद 1835 में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया गया और 1852 में बंगाल, बम्बई, कलकत्ता प्रेसिडेंसियों में लगभग 10,000 विद्यार्थी अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। भारतेंदु नवजागरण की इस प्रवृत्ति के पक्षधर थे और चाहते थे कि लोग अंग्रेजी सीखकर विश्व के ज्ञान विज्ञान से परिचित हों। लखहूँ न अंग्रेजन करी उन्नति भाषा माहि, सब विद्या के ग्रंथ अंग्रेजन माह लखाए। अंग्रेजी के साथ वह निज भाषा उन्नति का भी जोर जोर से पक्ष लेते हैं। हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान कविता की ये पंक्तियाँ आपने भी अवश्य सुनी होंगी। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। अंग्रेजी पढ़ने के पक्षधर होते हुए भी वे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अंग्रेजी के साथ साथ अपनी भाषाओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। इस कविता में भारतेंदु तरह तरह के उदाहरण देकर समझाते हैं कि भाषाओं को सीखना देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, विश्व के ज्ञान विज्ञान तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि अंग्रेजी का ज्ञान ना हो तो नहीं कछु जानत तार में, खबर कौन विधि जात, रेल चलत के भांति सों कलह का को नाम। तोप चलावत किमी सवै, जार सकल जो गाँव, वस्त्र बनत के भांति सों कागज के विधि होत। काहे कवायद कहत हैं बांधत किमी जल सोत, उतरत फोटोग्राफ किमी छिन्न छाया रूप, होय मनुष्य ही क्यों भये हम गुलाम ये भूप। साहित्य क्षेत्र में भारतेंदु के योगदान का महत्व। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र मात्र एक कवि और कुशल गद्यकार ही नहीं थे, एक युग प्रवर्तक साहित्यकार भी थे। इनके इर्द गिर्द कवियों और लेखकों का एक बहुत बड़ा समुदाय एकत्र हो गया था, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से अभिहित किया जाता है। इस दृष्टि से बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, लाला श्रीनिवास दास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।
भारतेंदु के साथ ही इनके मंडल के अधिकांश लेखकों की अपनी पत्रिकाएं थीं। इन सब के माध्यम से भारतेंदु ने हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ ही नव जागरण और समाज सुधार का एक व्यापक अभियान चलाया था। पत्र पत्रिकाओं में उठाए जाने वाले मुद्दों, इनमें आयोजित बहसों के माध्यम से जन जागरण की भावना का प्रचार प्रसार होता था। धार्मिक अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़िवादिता, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना के विरोध और पारंपरिक मेल मिलाप, समानता और स्वतंत्रता की भावना के महत्व को भारतेंदु और उनके मंडल के लेखक पूरे तालमेल के साथ अपने लेखन और अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करते थे। भारतेंदु की सामाजिक प्रतिबद्धता इतनी गहरी थी कि वे अपनी पत्रिकाओं में विभिन्न स्थानों की बोली में कविता के तमाम सारे ऐसे विषयों की सूची प्रकाशित करते थे जिन पर स्थानीय लोग कविताएं लिखकर लोगों में वितरित करें। इस प्रकार की रचनाएं वे स्वयं छापते थे। इनके विषय होते थे नारी शिक्षा का महत्व, बच्चों का सुचारू रूप से पालन पोषण, अंधविश्वास और रूढ़ियों के दोष का वर्णन। आज अपने इन कार्यों के माध्यम से भारतेंदु ने जनहित में एक व्यापक आंदोलन का सूत्रपात किया था। अपनी कविताओं के साथ ही उन्होंने अपने नाटकों में पहेली, मुकरी, गजली, विरहा, चांचर, चैता, खेमटा, विदेशिया आदि लोकगीतों की शैली का प्रयोग कर जन जागरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा। ये सारे कार्य उनके साहित्यिक योगदान के साथ ही सामाजिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं। संक्षेप में अब यदि हम आकलन करें तो देखते हैं कि भारतेंदु एक कवि के रूप में एक ओर तो अपनी परंपरा से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो दूसरी ओर काव्य को जनता के साथ भी जोड़ना चाहते हैं। यह काम शिल्प के स्तर पर वे लोक राग, लोक संगीत, लोक छंदों को अपनाकर करते हैं, तो विषय वस्तु के स्तर पर समाज और जनजीवन के तमाम दुखों दर्दों को अपनी कविताओं का विषय बनाकर राष्ट्रीय नवजागरण के जितने भी आयाम हो सकते हैं, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, समाज सुधार, वे सब भारतेंदु की कविता का विषय बनते हैं। अपने काव्य विकास के दौर में वे अंग्रेजी राज की ही साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी मानसिकता को भी समझते हैं और खुलकर उसके विरोध में भी खड़े होते हैं। विशेष कर भारत दुर्दशा में आई उनकी कविताएं और हिंदी भाषा पर उनका काव्य व्याख्यान इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। हालांकि आरंभ में वे ब्रज भाषा की मधुरता, सहजता और काव्य का पारंपरिक माध्यम होने के कारण यह सोच पाने में भी कठिनाई अनुभव करते रहे कि काव्य की भाषा खड़ी बोली भी हो सकती है, किंतु अन्य भारतीय भाषाओं में उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, अंग्रेजी में भी कविताएं लिखकर वे अपने देश प्रेम, भाषाओं के प्रति राष्ट्रीय दृष्टि का भी परिचय देते चलते हैं। कुछ विद्वानों को भारत की राजनीति की कविताओं को देखकर हमेशा उन्हें स्वीकार करने में परेशानी का अनुभव होता रहा, किंतु विश्लेषण करने पर और ऐतिहासिक सामयिक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने पर उनकी सार्थकता या स्वाभाविकता स्वतः जाहिर हो जाती है। दरअसल पुनर्जागरण के ऐसे समय में जब देश समाज एक ओर अपनी ही धर्मांधता, रूढ़िवादिता, साहित्यिकी समाज विमुख परंपरा से लड़ने के लिए तैयार हो रहा हो और दूसरी ओर साम्राज्यवादी आक्रमणकारी शक्तियों से मुकाबला करने को भी तैयार होना चाहता हो, तो किसी भी रचनाकार को गहरे आत्मसंघर्ष, अंतर विरोधों का सामना करना पड़ सकता है। इन अंतर विरोधों, आत्मसंघर्ष को यदि सही परिप्रेक्ष्य में रखकर न देखा जाए तो निष्कर्ष गलत भी निकल सकते हैं। भारतेंदु का साहित्य, विशेषकर उनका काव्य,
इन अंतर्विरोधों को अपनी रचना प्रक्रिया का अंग बनाकर सृजन के धरातल पर आता है। इसलिए उनके काव्य की मुख्य विशेषताओं को राष्ट्रीय नवजागरण की प्रवृत्तियों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। भारतेंदु की भक्तिपरक कविताओं की मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करें। भारतेंदु की राजनीति और देशभक्ति की कविताओं की तुलना करके विस्तृत करें। ये मूलतः देशभक्त थे, न राजभक्त। समाज सुधार की दृष्टि से भारतेंदु की कविताओं के महत्व पर प्रकाश डालें। भारतेंदु की कविताओं में नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना का समुचित समावेश हुआ है। इस कथन की साधारण व्याख्या करें। एक कवि और समाज सुधारक के रूप में भारतेंदु के महत्व पर प्रकाश डालें।